ओके डियर स्टूडेंट, टुडे जो बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ये होता क्या है? कंसिडर टू इंसुलेटेड कंडक्टर ए एंड बी ऑफ कैपेसिटेंसी C1 एंड C2 एंड कैरिंग चार्जेस Q1 Q2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है हमारे पास दो कंडक्टर हैं ए और कंडक्टर बी। ए कंडक्टर की कैपेसिटेंसी C1 है, बी कंडक्टर की कैपेसिटेंसी C2 है। ठीक है, तो हमारे पास उनके ऊपर चार्जेस Q1 है Q2 है। लेट V1 V2 विद पोटेंशियल, इन दोनों के पोटेंशियल अलग अलग है। इसका V1 पोटेंशियल है, इसका V2 पोटेंशियल है। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे चार्ज जो है वो Q1 है, यहाँ पे चार्ज क्या है Q2 है। दो कंडक्टर्स पे अलग अलग चार्जेस हैं। तो अगर मैं देखूँ इस पे इस पे कितने चार्ज होंगे, हम कैपेसिटेंसी का फॉर्मूला लगाएंगे C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो Q की वैल्यू आएगी C1 V1, मतलब इस पे कितने चार्ज हैं C1 V1, और इस कंडक्टर पे कितने चार्ज हैं Q2 C2 V2। इस कंडक्टर पे चार्ज Q2 C2 V2 है, इस पे C1 V1 है। तो हमारे पास दो चार्जेस निकल गए अलग अलग। पर जैसे ही मैं इस कंडक्टर को इसके साथ ज्वाइन करता हूँ वायर के थ्रू, जैसे ही वायर के थ्रू ज्वाइन करता हूँ तो होता क्या है, तो चार्ज फ्लो करने लगते हैं। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने लगते हैं। जिसके पास चार्ज ज़्यादा होगा वहाँ से चार्ज फ्लो करेंगे दूसरे की तरफ, जिसके पास कम है। तो जिसके पास चार्ज ज़्यादा होगा उसका हायर पोटेंशियल होगा, और जिसके पास चार्ज कम है उसका लोअर पोटेंशियल होगा। तो चार्ज ए से बी की तरफ मूव करने लगते हैं। तब तक मूव करते हैं जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। क्या नहीं हो जाता? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता तब तब तक चार्ज मूव करते हैं। जैसे ही पोटेंशियल सेम हो जाता है फिर चार्ज मूव नहीं करेगा। जब दोनों का पोटेंशियल V1 V2 इक्वल टू हो जाएगा तब चार्ज मूव नहीं करेगा। इसको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, कि चार्ज कितने ट्रांसफर होते हैं। देन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। अब चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूटेड होंगे तो हमको पता होना चाहिए कि जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इसके ऊपर कितने चार्ज हैं, इसके ऊपर कितने चार्ज हैं, हमको पता होना चाहिए। हम कैसे निकालेंगे? देखो, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 रिमेन सेम। अब आपको तो पता है चार्ज Q1 से Q2 जाए या Q2 से Q1 जाए, चार्ज की टोटल चार्ज कितने रहेंगे? सेम ही रहेंगे, क्योंकि चार्ज क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है ना ही, ठीक है, इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर चार्ज ट्रांसफर होंगे Q1 से Q2 की तरफ ट्रांसफर होंगे तो दोनों का सम सेम रहेगा एंड दोनों की कंबाइंड कैपेसिटेंसी कितनी होगी? C1 प्लस C2। जब चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ मूव करेंगे तब तक मूव करेंगे जब तक दोनों का सेम पोटेंशियल नहीं हो जाता, और जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम होगा उसको मैं नाम दूंगा कॉमन पोटेंशियल, और उसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंसी। क्योंकि मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला, कैपेसिटेंसी का फॉर्मूला कराया था C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो V की वैल्यू होगी Q अपॉन C। V इज कॉल्ड द कॉमन पोटेंशियल एंड Q इज कॉल्ड द टोटल चार्ज एंड C इज कॉल्ड द टोटल कैपेसिटेंसी। टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 प्लस Q2, और टोटल कैपेसिटेंसी का C1 प्लस C2। ठीक है, इतना हो गया। अब आपको Q1 की वैल्यू पता कितनी है? C1 V1 मैंने पीछे निकाली है। Q2 की वैल्यू कितनी होगी? C2 V2, इतनी आ गई। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन ए एंड बी, अब चार्ज जब एक कंडक्टर से दूसरे पे जाएंगे, अब चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे पे जाएंगे तो एक जगह चार्ज कम हो जाएंगे, दूसरी जगह चार्ज बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगर चार्ज मान लो अगर चार्ज Q1 से इस कंडक्टर की तरफ जाएंगे, जब चार्ज यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तब तक जाएंगे जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होता। ये चार्ज यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे चार्ज इंक्रीज होगा, यहाँ पे चार्ज डिक्रीज होगा। ठीक है, कब होगा? जब दोनों को मैं वायर के थ्रू कनेक्ट करूँगा, मतलब रीजॉइनिंग करूँगा इन दोनों की वायर के थ्रू ज्वाइनिंग करूँगा, तो चार्ज Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे, क्योंकि Q1 का पोटेंशियल ज़्यादा है Q2 का कम है, बिकॉज V1 हैज़ हायर पोटेंशियल देन V2। V1 का पोटेंशियल V2 से हायर है, इसलिए चार्ज यहाँ तक जाएंगे। और जैसे ही जाएंगे एक कंडीशन आएगी कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो इस पे और इस पे चार्ज, इन दोनों पे चार्ज क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो वो सेम चार्जेस कितने होंगे? Q1 डैश Q2 डैश। तो वो चार्जेस क्या होंगे? Q1 डैश Q2 डैश। कितने होंगे? उनकी वैल्यू कितनी है? Q1 डैश की वैल्यू होगी C1V, Q2 डैश की वैल्यू होगी C2V। अब आप कहोगे V दोनों का सेम कैसे है? मैंने अभी बताया, जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे स्टॉप मूव नहीं करेंगे उस कंडीशन पे जब दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जब V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V हो जाएगा, जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब चार्ज मूव नहीं करेंगे। इसीलिए जब चार्ज मूव नहीं करेंगे तो उस समय जितना पोटेंशियल होगा एक चार्ज के ऊपर
वो कॉमन रहेगा वी वी, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड करने पे आपकी Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू आती है C1/C2, ठीक है। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन द चार्ज ऑफ द टू कंडक्टर इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसी, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद, रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के बाद जो चार्जेस की रेशियो होती है वो कैपेसिटेंसी की रेशियो के इक्वल चली जाती है, ये आपने याद रखना है। आगे चलते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है तो कैपेसिटेंसी की एनर्जी लॉस कर जाती है, मतलब जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक चार्ज दूसरी जगह पे ट्रांसफर होता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है, तब एनर्जी लॉस कर जाती है रीडिस्ट्रीब्यूशन के समय। जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एनर्जी लॉस कर जाती है, वो एनर्जी जितनी लॉस करती है वो हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी है? लेट C1 and C2 be the capacity and V1 V2 to be the potential of the two conductor before they conduct together। तो C1 C2 कैपेसिटेंसी है दो कंडक्टर की, और V1 V2 दोनों का अलग अलग पोटेंशियल है कनेक्ट करने से पहले, दोनों को ज्वाइन करने से पहले का पोटेंशियल है। तो दोनों की टोटल एनर्जी कितनी हुई? दोनों की टोटल एनर्जी ऐड होगी, वो तो मुझे पता ही है कि टोटल एनर्जी कितनी होगी कनेक्शन बिफोर द कनेक्शन के समय, जब दोनों को ज्वाइन नहीं किया, जब मैंने दोनों कंडक्टर्स को ज्वाइन नहीं किया तो जितने चार्जेस यहाँ पे होंगे, तो इसके चार्जेस Q1 है, इसके Q2 हैं, तो दोनों इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1 होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी U2 होगी, तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने अब वो पीछे कराया था कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? U = ½ CV², ये फॉर्मूला होता है। तो वो फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ½ C1² CV1² प्लस ½ C2V2², इतनी टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई कनेक्शन से पहले। बट जैसे ही कनेक्शन आपने लगाया, आफ्टर द कनेक्शन V be the कॉमन पोटेंशियल। अब आफ्टर द कनेक्शन के समय क्या होगा? जैसे आप कनेक्शन लगाओगे, Q1 चार्ज Q2 की तरफ मूव करेंगे, तब तक मूव करेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। जैसे ही पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज मूव नहीं करेगा, तो इसको कहते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो जब ऐसा होगा तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल, इधर का Q1 का Q2 का, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, और जब पोटेंशियल सेम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? V। और वो कैसे निकालते हैं? टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंसी। टोटल चार्ज कितने होते हैं? Q1 + Q2, टोटल कैपेसिटेंसी कितनी है? C1 + C2। तो यहाँ से बेटा आपकी कॉमन पोटेंशियल आ गया, V = Q1 की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो। Q1 की वैल्यू आपको पता कितनी होती है? Q1 होता है C1V1 और Q2 कितना होता है? C2V2। ये तो सबको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये तो आसान सा फॉर्मूला है। Q1 Q2 की जगह पुट कर दो C1V1 C2V2। तो यहाँ पे आ गया आपका टोटल पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल V, C1V1 + C2V2 / C1 + D2। पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर द कनेक्शन। अब आफ्टर द कनेक्शन चेक करते हैं कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है। आफ्टर द कनेक्शन क्या होगी? कैपेसिटेंसी तो सेम रहेगी, अलग अलग रहेगी C1 C2, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल सेम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया जब दोनों कंडक्टर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे वायर के थ्रू, तो दोनों का पोटेंशियल एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों का पोटेंशियल सेम कर जाएगा, और जब दोनों का पोटेंशियल सेम कर जाएगा तो चार्ज फ्लो नहीं करेंगे एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ, और जब ऐसा होगा दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। इसलिए दोनों का मैंने क्या पोटेंशियल लिखा है? VV लिखा है, यहाँ पे VV लिखा है, यहाँ पे VV लिखा है, ½ CV1², ½ C2V2²। तो ये आ गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर द कनेक्शन, ठीक है। अब V की वैल्यू मैंने कॉमन पोटेंशियल की निकाली, ये पुट कर दो, यहाँ पे भी V की वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद देखो क्या होगा, इस पॉइंट को, इन दोनों को कॉमन निकाल लो, इन दोनों को कॉमन निकाल के ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर C1 + C2 रह जाएगा, ऊपर स्केयर लगा तो इसका भी स्केयर हो जाएगा, इसका भी स्केयर हो जाएगा, ये स्केयर यहाँ से कट जाएगा, तो आपकी फाइनल पोटेंशियल जी कितनी आएगी? इतनी। आफ्टर द कनेक्शन इतनी पोटेंशियल जी आपकी आ गई, ठीक है। लॉस कितनी हुई? एनर्जी कितनी लॉस हुई? कैसे निकालेंगे? इनिशियल माइनस फाइनल। पोटेंशियल जी कितनी लॉस हुई? इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल आपको पता है ½ C1V1², ½ C2V2², और फाइनल तो अभी आपने निकाली है, ये वाली फाइनल यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे इतनी, तो हाफ कॉमन निकाल लो, तो आपके पास बचेगा C1V1² + C2V2² माइनस C1V1 + C2V2 का होल स्केयर बच जाएगा, ठीक है। इतना आ जाएगा। आगे चलते हैं, तो इसको तो आप आगे सॉल्व कर ही सकते हैं, ऐसे कोई वैसे कर लोगे आप सारे। ये C1 + C2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी एग्जैक्ट इतनी, लास्ट में इतनी वैल्यू आ जाएगी। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखना, जितनी पोटेंशियल एनर्जी लॉस करेगी आफ्टर द कनेक्शन, तो वो हमेशा पॉजिटिव की होगी, वो कभी नेगेटिव की नहीं होती। एक ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा आपने याद रखना है, एक न्यूमेरिकल है,
3 identical कैपेसिटर हैं C1 C2 C3 ऑफ कैपेसिटेंसी 6 माइक्रोफैरेड ईच कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। 3 कैपेसिटेंसी हैं C1 C2 C3, 3 कैपेसिटर हैं, हर किसी की कैपेसिटेंसी कितनी है 6 माइक्रोफैरेड, 6 माइक्रोफैरेड तीनों की कैपेसिटेंसी है। आपने फाइंड क्या करना है, पहले चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इस पे भी चार्ज फाइंड करना है, इस पे भी करना है, इस पे भी करना है, तीनों पे फाइंड करना है। दूसरा इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है नेटवर्क की, तीनों की टोटल कैपेसिटेंसी निकालनी है 1 2 3। उसके बाद क्या करना है, एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, ये पूरे नेटवर्क में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ये जितने अपने नेटवर्क बना रखा है C1 C2 C3 का, इसमें टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। तो मैं पहले निकालूंगा चार्ज ऑन, पहले मैं नेट कैपेसिटेंसी निकालूंगा, नेट कैपेसिटेंसी मतलब सेकंड मैंने पहले निकाल दी गलती से। सेकंड कैसे निकालेंगे, देखो ये दोनों आपस में क्या है भाई, ये दोनों तो आपस में पैरेलल है, सॉरी ये दोनों तो आपस में सीरीज में है। सीरीज में कैपेसिटेंसी क्या होती है, 1/, की फॉर्म में होती है, 1/C12 1/C1 प्लस 1/C2 1/6 प्लस 1/6। तो C12 कितनी आएगी आपकी 3 माइक्रोफैरेड। ये दोनों जो कैपेसिटेंसी आप देख रहे हो C1 C2 दोनों सीरीज में है, और सीरीज में कैपेसिटेंसी कितनी आएगी 3 माइक्रोफैरेड। उसके बाद चलते हैं, अब ये बच गया। अब देखो मैंने C12 निकाला, इन दोनों की कैपेसिटेंसी निकाली, ये दोनों सीरीज में है। और मैंने आपको एक बात बताई थी, सीरीज में हमेशा याद रखना, सीरीज में करंट सेम रहता है। सीरीज में करंट सेम रहेगा तो करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज बॉन्ड टाइम। अगर करंट सेम रहता है तो चार्ज भी सेम रहता है, तो सीरीज में चार्ज सेम रहता है, जितना चार्ज इसके ऊपर होगा उतना ही चार्ज इसके ऊपर होगा। ठीक है, फाइंड आउट करने कैसे निकालना है चार्ज। तो मैंने आपको बता दिया कि C1 C2 आर इन सीरीज, सो I एंड Q विल बी द सेम, करंट एंड चार्ज विल बी द सेम। Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों का चार्ज सेम होगा और उसका फॉर्मूला क्या होगा C12V। मतलब अगर आप एक पे चार्ज निकालें दूसरे पे भी उतना ही होगा, तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा C12V। C12 की वैल्यू कितनी 3 है, वोल्टेज कितनी दे रही है बैटरी 12, तो दोनों के ऊपर चार्ज कितना है 36 माइक्रोकूलम, दोनों के ऊपर चार्ज 36 माइक्रोकूलम आया। अब C3 पे कितना चार्ज होगा भाई, C3 तो पैरेलल लगा है, ये दोनों तो सीरीज में थे, ये दोनों सीरीज में थे, इसलिए इन दोनों में करंट सेम था, चार्ज सेम था। बट C3 जो है वो सीरीज में नहीं लगा है, वो तो पैरेलल लगा है। ठीक है ना, जब पैरेलल लगा तो उसका अपना चार्ज होगा, अपना करंट होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा C3V। V की वैल्यू आपको पता 12 है, वैल्यू पुट कर दो तो उसका अलग चार्ज आ गया 72 माइक्रोकूलम, इतना चार्ज आ गया उसका 72 माइक्रोकूलम। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंसी क्या होगी, तो आपको पता है C12 किसकी कैपेसिटेंसी है, C12 कैपेसिटेंसी है C1 एंड C2, ये C1 एंड C2 की कैपेसिटेंसी है C12, और C3 किसकी है, पैरेलल की है। तो ये दोनों तो सीरीज में थे, आपने निकाल दिए, तो निकालने के बाद टोटल कैपेसिटेंस आई C12, निकालने के बाद आपकी टोटल कैपेसिटेंसी आ रही है C12, और C3 और C12 आपस में क्या है, पैरेलल है, तो पैरेलल में तो ऐसे कैपेसिटेंसी ऐड होती है, पैरेलल में तो डायरेक्ट कैपेसिटेंसी ऐड होती है, कितनी आ गई 9 माइक्रोफैरेड, टोटल कैपेसिटेंसी आ गई आपकी। तीसरा पॉइंट क्या है भाई, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, नेटवर्क में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी वो भी निकालनी है, किसके इक्वल होती है, हाफ CV² की। C की वैल्यू आपकी आ गई है 9 माइक्रोफैरेड, वोल्टेज आपको पता है कितनी 12 है, पुट करो तो टोटल एनर्जी भी आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये भी कर ही लो वापस, छोटा सा ही है। 800 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी, आफ्टर सम टाइम द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, कुछ समय बाद बैटरी को हटा दिया, द कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू अनदर 8 पिकोफैरेड। पहले एक कैपेसिटर था 800 पिकोफैरेड का जिसका चार्ज था 100 वोल्ट, उसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया गया था, 100 वोल्ट की बैटरी से उसे कनेक्ट किया गया था। कनेक्ट करने के बाद उसको हटा दिया बैटरी को, और उस 800 पिकोफैरेड के कुल कैपेसिटेंसी वाले कंडक्टर को दोबारा 800 किसी अनदर कैपेसिटेंसी के साथ वो कर दिया, कनेक्ट कर दिया। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंसी एनर्जी स्टोर, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, देखो C1 C2 का फॉर्मूला 800 पिकोफैरेड, जिसकी वैल्यू इतनी है 800 मल्टीप्लाई 10⁻12 फैरेड आ गई। ठीक है, V1 की वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट, ये 100 वोल्ट की वोल्टेज आ गई। V2 की वैल्यू 0 है, ठीक है, V1 की वैल्यू 100 वोल्ट है, V2 की वैल्यू 0 है। V2 की वैल्यू 0 क्यों है, क्योंकि बेटा जब आपने बैटरी को हटाया तो पोटेंशियल कितना होगा, पहले बैटरी का पोटेंशियल 100 वोल्ट था, बैटरी हटा दी, हटाने के बाद पोटेंशियल कितना आ गया, 0 आ गया। तो कॉमन पोटेंशियल क्या निकलेगा आपस में दोनों को, ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है, V2 तो 0 निकलेगा, तो V 500 वोल्ट है, पोटेंशियल कितनी निकलेगी, फाइनल हाफ C1 प्लस C2 का B², तो ये पोटेंशियल फाइनल आ जाएगी।